नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। आज देश 73वां गणतंत्र पर्व मना रहा है और आज इस मौके पर हम उस बात की चर्चा करेंगे जिस बात को लेकर आज ये पर्व को मनाया जाता है। आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और हम आज के दिन उसी संविधान की चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अश्विन मेहता और जीतू भाई पंड्या। अश्विन मेहता बड़ोदरा के डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं और जीतू पंड्या वरिष्ठ वकील के साथ वरिष्ठ वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं। उन दोनों पे आज हम संविधान को लेकर चर्चा करेंगे। जीतू भाई, सबसे पहले देशवासी आज अपना 73वां गणतंत्र मना रहे हैं। हम दिल्ली में एक शक्ति प्रदर्शन होता है, राजपथ पर हमारी झांकी निकलती है, विविधता देखी जाती है, हमारी शक्ति देखी जाती है। आज के दिन सिर्फ झंडा लहरा देना, देशभक्ति गीतें गा लेना, बूंदी बांट देना, वहाँ तक ही लोग समझते हैं। कुछ समझाएंगे कि संविधान और वडोदरा किस तरह से जुड़ा है? सबसे पहली बात तो ये रही कि जो हमारे बंधारण के पिता कहते हैं B.R. आम्बेडकर जी, उनको बड़ौदा के नरेश ने, सयाजीराव गायकवाड़ ने पहले से ही परख लिया था। जब शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, और उन्होंने उन्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा, स्कॉलरशिप दी, पढ़ाया गया, बड़ौदा में उन्हें काम भी दिया। फिर और बात है कि वो यहाँ नहीं रह सके, मगर B.R. आम्बेडकर जी का जो चयन किया गायकवाड़ सरकार ने और उन्हें पढ़ाया और इतने बड़े बैरिस्टर बने, तो भारत का जो बंधारण है उसके जो मेन क्राफ्ट्समैन है वही बड़ौदा से ओब्लाइज है। बड़ौदा की वजह से ही आम्बेडकर जी ये पोजीशन पर पहुंच सके। तो ये तो सबसे बड़ी बड़ौदा की देन है कि आम्बेडकर जी को तरासा गया, आम्बेडकर जी को बिल्कुल छोटे टपके से उठा के इतने बड़े फलक पे बड़ौदा ने रखा। फिर बात आती है कि जो बंधारण सभा बनी, कोई 219 या इतने सदस्य थे, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसने पूरा ड्राफ्टिंग किया, क्योंकि हर एक बात पे पूरे सब मेंबर डिस्कशन नहीं कर सकते थे। उसमें एक नाम था कन्हैयालाल मुंशी जी का, और उनकी पढ़ाई भी बड़ौदा में हुई थी और वो बड़ौदा स्टेट के ही थे, भरूच से थे। भरूच में वो स्कूल पढ़े, फिर बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने आए। और ये जो ड्राफ्टिंग के जो वर्डिंग्स है, मैं पॉलिटिकल साइंस में BA हूँ और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेरा एक स्पेशल सब्जेक्ट था। तो ये जो ड्राफ्टिंग दिखता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा असर दो लोगों की है, एक कन्हैयालाल मुंशी जी की और दूसरे एक आयंगर थे। तो ये पूरी ड्राफ्टिंग जो है, इसमें भी बड़ौदा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कन्हैयालाल मुंशी के नाम से। बड़ौदा से ही जीवराज मेहता निकले थे, बड़ौदा के दीवान थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। उनकी पत्नी श्रीमती हंसा मेहता, वो भी बड़ौदा यूनिवर्सिटी की चांसलर रही और वो भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, वो भी वहाँ थी। मतलब जो 280-90 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसमें से 3-4 बड़े लोग बड़ौदा की देन थी। ये बड़ौदा के कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन है उसकी मैंने बात की है। मेहता जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जब हम अपना 73वां गणतंत्र मना रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो क्या तो इस बारे में जानना नहीं चाहते होंगे या किसी ने उसे बताया नहीं होगा कि आज संविधान हमारा इतना खूबसूरत है। क्या किस तरह से कुछ शब्दों में कहें हमारे संविधान के बारे में, क्या उसकी खूबसूरती?
पहले तो ये समझने की हम कोशिश करें कि प्रकृति ने हर चीज़ का जो सर्जन किया है उसका अपना एक बंधारण होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आपका शरीर, जीतू भाई का शरीर, मेरा शरीर, सुनने वाले का शरीर, गांव में रहने वाले का, शहर में रहने वाले का शरीर, नेता बना उसका शरीर, संत महंत बना उसका शरीर, साहित्य सर्जक का शरीर, हर एक का अपना जो बंधारण है, वो बंधारण के अंदर आप देखोगे तो कंपार्टमेंट होते हैं और हर कंपार्टमेंट की एक व्यवस्था होती है और हर व्यवस्था तालमेल में चलता है। अंतिम एलिमेंट को डीएनए कहते हैं, सेल कहते हैं। वो सेल के अंदर भी व्यवस्था ऐसी है कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिफ्लेक्शन उसी सेल में होता है। ये वैज्ञानिक तारण है। फिर भी हम ये जानते हुए भी इसे हमें स्वीकार कर लिया इसी तरह से कि भाई शरीर है तो है, मुंह से खाना जाता है तो जाता है, आदत हो गई नाक में नहीं डालते मुंह में डालते हैं। इसी तरह से बंधारण है, उसको हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको हमारे जीवन की प्रक्रिया के साथ में हमने जोड़ा नहीं है। जब बंधारण बनने का मौका आया, हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, बंधारण सभा की कार्यवाही शुरू हुई। उस वक्त पे जो माहौल था वो माहौल एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीडम का था और कॉलोनियलिज्म, संस्थानवाद के वजह से जो राष्ट्र के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत थी, फ्रेंच हुकूमत थी, पोर्चुगीज़ हुकूमत थी, वो सबकी अपनी मर्यादा थी, क्योंकि उन्होंने उस राष्ट्र का विकास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखा था। अब जब बंधारण की रचना हुई सभा की और सब बैठे, तो जो निष्णात थे वो सब निष्णात बैठ के उनके सामने ये समस्या थी कि एक तरफ राष्ट्र की मौजूदा स्थिति, जो लास्ट मैन है, जिसको हम गुजराती में छेवाड़ा नो मानवी कहिए छिए, उस लास्ट मैन तक ये बंधारण में जो प्रियम्बल के अंदर जो सेट चीज़ होती है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 73 इयर्स के बाद भी, 73 साल के बाद भी हम उस प्रियम्बल की बात को आज भी शब्दों में डाल के बोला करते हैं, पर उसका मायना क्या है वो हम महसूस नहीं कर पाते। तो मायना जब तक महसूस नहीं करोगे तो लोकशाही का जो आत्मा होता है, प्रजा आत्मा है, प्रजा के लिए लोकशाही एक प्रक्रिया है कि जहाँ पे फ्रीडम अपने आप से रही है, गुलामी नहीं है, तो उस फ्रीडम को भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए। वो प्रियम्बल के अंदर आता है। बच्चे जो पढ़ते थे उसकी जो टेक्स्ट बुक होती थी उसमें वो प्रियम्बल लिखा जाता था। जिस राज्य की जो भाषा हो उसमें उस प्रियम्बल को क्यों शिक्षण की जो ढांचा था उसके अंदर क्यों डाला नहीं गया? उसी बंधारण को वहाँ पे समझाने की चेष्टा क्यों न की? एक दिन फादर्स डे आता है, एक दिन मदर्स डे आता है, एक दिन डॉक्टर्स डे आता है, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे आता है। हम एक दिन वाले हैं या 365 डे वाले हैं, ये समझ लो। जी, तो मैं जिस तरह से इन्होंने समझाया कि लोकशाही की आत्मा है और जब एक लोकशाही तय होती है, हमारा लीडर तय होता है, तो वो संविधान की सौगंध देता है। जैसे हम गीता जी को मानते हैं वैसे ही हम संविधान को मानते हैं। तो जैसे गीता को पढ़ने वाला हर बंदा अपनी तरह से गीता पढ़ता है, वैसे ही यही हो गया है कि संविधान को पढ़ने वाला भी अपनी तरीके से ही पढ़ रहा है। सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो कोई भी है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे मुताबिक संविधान को पढ़ा जाए। एक अच्छी व्यवस्था है। आपने कहा गीता में गीता कौन पढ़ेगा, कौन इंटरप्रेट करेगा, इसका प्रावधान नहीं है। कोई भी पढ़ेगा, कोई भी उसका
इंटरप्रिटेशन करेगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अथॉरिटी है और वो तय करते हैं कि भाई ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। मतलब हर कोई कानून या हर कोई एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो बंधारण की मर्यादा में रहने चाहिए और एक अथॉरिटी तय है। गीता में नहीं है, गीता कोई भी अपने आप से इंटरप्रेट करेगा। तो अपने बहुत अच्छा काम हुआ है, खामियां है उसमें भी है, पर अब तक ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे डिफेंड किया है। एक अपवाद बात करो तो इंदिरा जी की जो कटौकटी आई और तब जजों ने कह दिया कि जीने का भी अधिकार नहीं है आपको, वो 1-2-2.5 साल बात करो तो मुझे लगता है कि हमारे बंधारण को हमारी कोर्टों ने अच्छी तरह से डिफेंड किया है। ड्रॉ पॉइंट इतना ही है कि देरी इतनी लग जाती है, जैसे अभी कश्मीर में 370 कलम जो निकाली, आज 3 साल होने पर है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब उसे अच्छा समझो, बुरा समझो, देश हित में समझो, कुछ भी है, मगर एक चैलेंज किया गया है कि ये गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और उसके बाद 3-3.5 साल बाद भी सुनवाई नहीं होती। और हमें आहत तब होती है कि एक एक्टर, एक एक्ट्रेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है, हाई कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वो 3 दिन में बोल देते हैं कि इसकी सब FIR निकाल दो, सब FIR इकट्ठी कर दो। और 370 की सुनवाई कश्मीर की जो 6 करोड़ लोगों को लागू होती है, उसके लिए 3 साल बाद भी उनके पास टाइम नहीं है। तो लोग आहत भी होते हैं, देरी भी है, बट फिर भी हम कहेंगे कि ठीक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मेहता जी, इसी से जुड़ा सवाल, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, मेरी जानकारी जब तक है तब तक अभी तक 73 सालों में 100 जैसे बदलाव संविधान में भी किए गए। उसमें 46वां जो बदलाव था वो इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी का किया गया और वो सबसे बड़ी त्रासदी की तरह देखा जाता है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। और वही एक बदलाव था कि केंद्र को बहुत सारी सत्ताएं दे दी गई। इसको किस तरह से देखते हैं? सत्ता का मतलब समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एक आदमी था, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। जहाँ पे प्रजा होती है, सिटीजन होता है, नागरिक होता है, वहाँ पे समाज होता है, वहाँ पे व्यवस्था की ज़रूरत है और व्यवस्था जो है उसका एक फिक्स्ड ढांचा जो होता है वो बंधारण होता है। बंधारण की प्रोविज़न के हिसाब से किसी ने एक बात उठाई, वो बात लोकशाही की जो आत्मा होती है, फ्रीडम, उसी के साथ तालमेल रखती या नहीं रखती है, ये उस देश की प्रजा को देखना है। प्रजा ने देखा, देरी से देखा और उसको उठा के फेंक दिया। जनता पार्टी का जनरेशन हुआ और कटोकटी चली गई। पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से इस देश के अंदर माल न्यूट्रिशन, हंगर इंडाइसिस आते रहते हैं। 107 देश हो तो हम 90 के आसपास होते हैं, तो वो गौरव की बात नहीं है। पर इतने सालों के बाद में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भूखमरा जो है वो किसी के जीव लेने के बराबर है, वो बंधारण के खिलाफ है। जज हो, कॉमन मैन हो, फार्मर हो या कामदार हो, हर एक अपनी समझ से जब कोई पर कायदा कानून होता है, कोई भी कायदा कानून, उसका इंटरप्रिटेशन वो जब तक इंडिपेंडेंट रह के नहीं करता तब तक वो डेमोक्रेसी को
और कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता, और अंत में इसी के म्यूटेशन से जो परिस्थिति होती है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से, वो पूरे एटमॉस्फेयर को कलुषित करती है और अंत में वही इंसान को वो भुगतना पड़ता है। बंधारण के अंदर व्यवस्था हुई सामाजिक सलामती की, सामाजिक न्याय की, विकास की, समान अपॉर्चुनिटी की, सर्वधर्म समभाव की, विविधता की एकता जो है, हमारा वैविध्य सबर सिनारियो है। हर एक राज्य का अपना एक कैरेक्टर है, कल्चर है, बोली है, साहित्य है, पहरवेश है, खाना है। उसी को संभाले हुए ये देश को विकास करना है। विकास ऐसे करना है कि एवरीवन हैज़ टू गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। आज कहाँ है? 2020 के अंदर विश्व के अंदर कोरोना की वजह से 5.6 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बेरोजगार हो गए, गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, जो विश्व के 50 टोटल नंबर से का 50% है। अब ये स्थिति जब होती रहती है तो किसको सुमोटो ख्याल करना चाहिए? सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको दो चीज़ देती है, एक अधिकार देती है, एक जिम्मेवारी देती है। अब जिम्मेवारी जो है उसके लिए आपको बंधारण का, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ख्याल होना चाहिए। अगर संविधान को आप समझ नहीं पाए, वो आपकी एजुकेशन पॉलिसी में नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए। उसको क्यों बाजू पे रखा गया है, कभी आपने सोचा? लोगों ने सोचा, जो एनालिस्ट है उन्होंने सोचा? आज रघुराम राजन जैसे, रोहित लांबा जैसे 4 दिन पहले आर्टिकल लिखते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी, कनेक्शन करते हैं इकोनॉमी से। अब लिबरल डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के भी साथ एडजेक्टिव लगने लगे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियर है। सवाल ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट किसका चाहिए? तो मैं यही सवाल पे आ रहा हूँ फिर से कि जीतू भाई, मैं यही बता रहा हूँ कि जिस तरह से सर ने भी कहा कि हम लोग उसको भी लिबरल कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज जब देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज भी जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर नियंत्रण बना के रखे हैं, ऐसा क्यों है हिंदुस्तान में? हम एक नागरिक, जब मुझे संविधान को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे क्या अधिकार हैं और क्या मेरा कर्तव्य है? मुझे क्यों ऐसा नौबत आ जाती है कि मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कहलवाना पड़ता है कि आप बताइए? सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकारें हैं, आपस में भिड़ जाती हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। तो आज 73 साल हो गए, ये 1 साल की बात नहीं है कि हम नहीं समझ पाए। ऐसा क्यों हो? एक तो सबसे पहले बात ये हुई कि ये देश में 1000 साल तक राजाशाही रही या किसी की गुलामी रही। हमारी मानसिकता में एक गुलामी की बात हमेशा रही। और हुआ ये है कि जब तक कि आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आप कोई हक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो जिसके लिए रोटी, आज की रोटी की ही अहमियत है, उनके लिए अधिकार की बात करना बहुत मुश्किल बात है। फिर भी मैं कहूँगा समझो कि भारत की जो प्रजा है अनपढ़ है, ज़्यादा अनपढ़ है, मगर पॉलिटिकली वो बहुत जागरूक है। मिसाल के तौर पे जब कटोकटी आई, इंदिरा जी ने लोकशाही के नियमों का भंग किया,
इमरजेंसी डाल दी। इमरजेंसी के टाइम में गुजरात के वलसाड़ या डांग या जो आदिवासी विस्तार थे वहाँ कोई जुल्म नहीं हुए थे। उनका तो कोई हक अधिकार पहले भी नहीं था और गया भी नहीं था। फिर भी कटोकटी के बाद जो पहले चुनाव आए तो पूरे देश ने इंदिरा जी को इन टोटालिटी रिजेक्ट कर दिया। जो भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री थी, उनको उन्होंने पूरे भारत ने इन टोटालिटी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, यू हैव डन रॉन्ग, आपने गलत किया है। अब वो आदिवासी प्रजा के लिए तो कुछ गलत हुआ ही नहीं था, उनका तो कोई हक पहले था नहीं। उनको फिर भी उन्हें पता चला, वो आदिवासी लोगों को भी पता चला, रिजर्व सीट पे भी पता चला कि इंदिरा जी ने गलत किया है, लोकशाही के साथ गलत किया है। और पूरे देश ने उनको पनिशमेंट भी की। और सिर्फ 2.5 साल में मोरारजी भाई की और जनता दल की सरकार जब फेल हो गई, वो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं दिखा पाई, लोगों ने 2.5 साल बाद वही इंदिरा जी को फिर से उससे भी ज़्यादा संख्या में वोट देके सत्ता में वापसी कर दी। अब मोरारजी भाई और जनता दल लोकशाही में विफल हो गए हैं, वो बात भी उनको समझ में आ रही है। इंदिरा जी ने गलत किया, ये भी ये देश की अनपढ़ प्रजा समझ रही है। तो अपनी देश की जो प्रजा है, उन्होंने जो वोटिंग पैटर्न है, भले ही वो कास्टिज्म पर हो, चाहे कुछ भी, पैसे से हो, दारू से हो, कुछ भी हो, मगर एक पैटर्न बनाई है। जैसे ये देश में वाजपेयी जी जैसे इतने अच्छे वक्ता, उससे अच्छा कोई वक्ता भारत ने पैदा नहीं किया। वो 5 बार लोकसभा के चुनाव हार गए, मतलब बोलने से मत नहीं मिले। बिरला जी खुद बिरला नगर राजस्थान से चुनाव हार गए, जो देश के सबसे बड़े रईस में से एक थे, पैसे से भी नहीं जीत पाए। रतन टाटा बॉम्बे ग्रांट रोड सीट पर, जहां मैं रहता था, वहां से एक ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियनिस्ट से हार गए, जो देश के सबसे बड़े रईस आदमियों में से थे। तो यहाँ बोलने वाले भी, बहुत होशियार बोलने वाले भी हारे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हारे, देश के प्रधानमंत्री भी हारते हैं। तो लोगों के पास एक समझ है, इनहेरेंट एक अंडरस्टैंडिंग है कि गलत है। और जब बात आती है कि गलत है, और ये संदेश जो है गलत है, पूरे देश में फैल जाता है और एक सरीखा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। मैं अश्विन जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोकशाही के तरह से जो चुनाव होते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो इस समय देश में है, वो सौगंध संविधान की खाता है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि जब वो बैठ जाता है गद्दी पर, तो वो कुछ इस तरह संविधान का इस्तेमाल करता है कि हमेशा मैं ही बना रहूं। उस समय जनता को क्या सोचना चाहिए? अमेरिका का आज का प्रमुख का नाम है बाइडेन। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि विश्व भर में और उस वहाँ की अमेरिका की और संस्था जो डेमोक्रेसी के ऊपर अभ्यास करती रहती है विश्व भर में, उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी के सामने इंटरनली एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही है कि डेमोक्रेसी का मुखवटा पहने हुए ऑटोक्रेसी न आए, इसलिए सब डेमोक्रेटिक कंट्री को इकट्ठे होके इसके बारे में सोचना चाहिए। आप आतंकवाद के बारे में सोचते हो, पर हमारे अंदर जो एक छोटी सी वीकनेस है, वो वीकनेस का अगर कोई इंसान सत्ता पे बैठ के उसका फ़ायदा उठाता है, तो उस वीकनेस का इलाज क्या? ये जो इलाज चाहिए, वो इलाज के संदर्भ में सोच आगे आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर एक
राष्ट्र की एक मानसिकता होती है। हमारी मानसिकता को अगर लोगों को कहा जाए तो लोगों के मन में एक है कि मेरा क्या, पर जब मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या ये सब लोग बोलने लगते हैं तो इलेक्शन के अंदर परिवर्तन आता है। मतलब एक माहौल बनना चाहिए। अब जो माहौल बनने की बात है वो तब बनेगा जब इंसान खुद कुछ भुगतेगा नहीं तब। गुजराती में हम कहते हैं कि टाटिया नीचे पानीनो रेलो आवे तारे टाटियो अद्दर थाय। ये हमारी मानसिकता जो है, ये मानसिकता मीडिया भी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, कोई पण संप्रदाय हो या समाज हो या एनजीओ हो, ये लोग थोड़े अंदर से डरते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ कि आप स्पष्ट वक्तव्य दो तो आपको परेशानी नहीं होगी। धीरे 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 डेमोक्रेसी के अंदर जो एक ये एलिमेंट चल रहा है वो एलिमेंट ये है कि हम बात करते हैं सबके साथ की, पर सब कहाँ से शुरू होता है? लास्ट मैन इन द विलेज। कोई मेघालय का कोई कोने से, नागालैंड का कोई कोने से, केरला का कोई कोने से, कश्मीर का कोई कोने से, हरियाणा का कोई कोने से, ये सब कोना ज्वाइन करना चाहिए। ये करने की जिम्मेवारी किसकी? इसमें इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। जो इंसान अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाना चाहता है उसका सबसे पहला कर्तव्य यह है कि यही राष्ट्र, यही धरती, ये मेरा लालन पालन करती है तो मेरी जिम्मेवारी है। पर कमनसीबी से पूरे वर्ल्ड के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसे डीजनरेट होता जा रहा है कि पैसा अब सेंटर में है, पावर सेंटर में है, और हर एक वहाँ पे टिके रहने के लिए ये मुखवटा पर मुखवटा बनाए आगे बढ़ रहे हैं। सीवी रामन्ना आज के चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अहमदाबाद के अंदर एक कम्युनिकेशन किया, बहुत सारी चीज़ें बताई, बंधारण की बातें बताई, डेमोक्रेसी की बातें बताई, नेतृत्व की बातें बताई, साथ में प्रजा का भी उन्होंने उल्लेख किया। अब सेगमेंटल डिसीजन लेने से सुप्रीम कोर्ट ले, हाई कोर्ट ले, कोर्ट ले, तो वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए सेट होगा, पर पूरे देश का क्या, पूरे देश का एनवायरनमेंट का क्या? आमुख के अंदर जो सामाजिक सलामती, सामाजिक न्याय, समान तक की बात है, आज समान तक कहाँ है? जीतू भाई, ये जो बात ये बता रहे हैं, मेरा सवाल ये भी है कि कुछ लोग, वो अपवाद हो सकता है, मगर कुछ लोग तो इतने भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी कि जब हम कहते हैं कि ये संविधान में नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है, तो वो ये कहने से भी नहीं कतराते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। तो भावनात्मक दौर भी चल पड़ा है कि जो हमको ठीक नहीं लग रहा है तो वो ये गलत है, इसको बदल देना। तो ऐसे भी लोग अब हैं। देखो, वो तो सब जगह रहने ही वाले हैं। समाज की जो रचना होती है ना, उसमें सब तरह के लोग होते हैं। बुद्धि से सोचने वाले होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं, सिर्फ धर्म की दृष्टि से देखने वाले भी लोग हैं। अभी एक बहुत हंसी आने वाली बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो इस्लामिक स्टेट के हेड है, वहाँ मुसलमानों का राज है, मुस्लिम स्टेट है वो। अब वो चिंता कर रहे हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जबकि वो खुद एक धार्मिक राज्य के हेड है, मगर वो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू विचारधारा का उदय हो। ये भावना की बात है कि इस्लामिक बात है, पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट ही होना चाहिए, पाकिस्तान तो कट्टर इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, मगर भारत जो है उन्हें सेक्युलर रहना है। तो ये धार्मिक जो बात है भावना की,
वो कहीं ना कहीं किसी को पकड़ लेती है। आज ये भारत वही दौर से गुजर रहा है जो इतने साल कांग्रेस के शासन में हुआ। मुस्लिमों का तुष्टीकरण वो इस हद तक खींच गए कांग्रेस वाले कि उसके जवाब में अब हिंदूवादी राष्ट्रवादी बात उभर के आ गई है। और बहुत डिफिकल्ट है अब इसे रिवर्स करना, बड़ी डिफिकल्ट वाली बात है। और लोकशाही की यही तकलीफ है। जैसे लोकशाही में कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़के, चुनाव में अगर जीत जाती है, पूरे देश में अगर कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती तो बंधारण बदल देती 2/3 मेजोरिटी से। अब उन्हें अधिकार है, कम्युनिस्ट पार्टी लोकशाही में चुनाव लड़ सकती है और चुनाव जीत के देश का बंधारण बदल सकती है। तो लोकशाही में जो स्वतंत्रता है उसकी ये मिसाल है कि भाई स्वतंत्रता सबको है, राष्ट्र को मिटाने वाले को भी इसमें स्वतंत्रता है। यह देश में जो टेररिस्ट है, प्रूव टेररिस्ट है, जो टीवी के सामने सबको गोली मार रहा था, उसे भी सजा करने के लिए 7 साल लगते हैं। तो लोकशाही की एक ये कमजोर कड़ी है कि जहां आप दूसरे, लेकिन इसको लोग खूबसूरती भी देखते हैं कि एक हम पूरा लोकशाही से ही काम करते हैं। एक आतंकवादी को गोली मारते हुए देखा, फिर भी उसको पूरा न्याय दिया। तो इसको हम लोग इस तरह से बताते हैं कि खूबसूरती भी है हमारे। हाँ, वो खूबसूरती है कि हमने एक आतंकवादी को सजा करने में 7 साल लगाए। मगर ये भी देश की मुश्किल है, देश के लिए शर्मजनक बात है। एक आदमी को 16 साल के बाद कहा जाता है कि इसने खून नहीं किया था। मेरे एक दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ाई करते थे LLB में, उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, उसमें उन्हें सजा हो गई। पत्नी ने मर्डर बोल दिया डाइंग डिक्लेरेशन में। पूरी सजा काट लेने के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इतना बड़ा, ये इतनी जली हुई औरत ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं दे सकती है। 16 साल बाद 14 साल जेल में काटने के बाद आप बताया जाता है कि आप निर्दोष हो। तो ये भी एक मेहता साहब, मेरा आखिरी सवाल है जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चलता है। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको लेकर देश में बहुत चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको रोका जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि आपको अधिकार दे दिए तो आप कुछ भी बोलेंगे। बैलेंसिंग क्या होगा? देखो, कॉन्ट्राडिक्शन इज़ द नेचर ऑफ द सोसाइटी। जब तक विरोधाभास नहीं होता तब तक आप समाधान, संवाद और संवादिता का अर्थ समझ नहीं पाओगे। पर सवाल ये पैदा होता है कि विरोधाभास को भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था कि सेडिशन लॉ ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत के पकड़ रखने के लिए बनाया, तो वो सेडिशन लॉ आज क्यों चालू है? सवाल ये है कि आपके सामने थाली रखी गई है, कितना खाना, ये आपको सोचना है आपके पेट के हिसाब से, या जीभ को स्वाद लगता है खाते जाओ और फिर स्टमक पेन की दवा लो और दूसरे दिन डायरिया हो। ये स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन? इतना आप सब स्पष्ट समझ लीजिए कि लोकशाही का मायना समझाने की कोशिश जब बच्चा एजुकेशन सिस्टम में आता है तब होना चाहिए। दूसरा, जो लोगों को हम मत दे के नेता बनाते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं, उनकी भी रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए कि ये चीज़ों को पुरस्कर्ता करे। सिर्फ शब्द कहना कि लोकशाही मूल्यों को प्रस्थापित करना है, मजबूत बनाना है, इससे क्या फ़ायदा? मैं अपने आप को ये कहूँ थाली देख के, सोच समझ के खाना है और फिर खाते जाओ, तो फ़ायदा क्या?
सोच समझ सबसे बड़ी चीज़ है। सोच समझ ही हमारी लोकशाही की प्रोटेक्टिव वॉल है, वो बर्लिन वॉल नहीं है। और लोकशाही और बंधारण दोनों एक दूसरे के पूरक करता है। बंधारण के अंदर जो भी व्यवस्था न्यायतंत्र हो उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, फिर भी वहाँ तो इंसान बैठते हैं। अब इंसान में अगर वीकनेस ये है कि मैं चमचागिरी करूँ, तो वो वीकनेस कहाँ जाएगी? जजमेंट में जाएगी। अब सवाल ये पैदा हुए कि ह्यूमन वीकनेस जो है वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, हर जगह पे ह्यूमन वीकनेस टाइम एंड अगेन ये पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है। उसी में जो इंसान सच्चा राष्ट्रभक्त है, नेशनलिस्ट है, वो हमेशा ये बात करता रहे, टीचर ये बात करता रहे, समूह जीवन का अगर आपका टाइम टेबल है पढ़ाई में तो समूह जीवन क्या है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू बताता रहे। पर आज क्या है परिस्थिति? ऑनलाइन के एडवांटेज शिक्षण का किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ताकत दी है, पर अल्टीमेटली ये एक स्वॉर्ड है, एक गन है, एक राइफल है, वह आपके हाथ में है। कैसा उसको प्रयोग करना, उसका प्रयोग आपको सिर्फ इस तरह से करना चाहिए, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ द नेशन, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द नेशन। और मुझे ये सूत्र हमेशा मेरे साथ रहेगा, सत्यमेव जयते। अब जब सत्य का ही सत्यानाश होता है तो जय किसका होगा? असत्य का, भ्रष्टाचार का, दुराचार का, व्यभिचार का, कुकर्म का। और सुशासन में अगर दुशासन आएगा तो महाभारत में दुर्योधन ताली बजाएगा कि दुशासन वाह वाह, क्या तू वस्त्रहरण कर रहा है डेमोक्रेसी का। ये बात है। जीतू भाई, आखिरी सवाल आपसे भी पूछ लेता हूँ। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए, मगर वही प्रक्रिया जो मैंने शुरुआत में कही कि राष्ट्र ध्वज को फहरा देना, कुछ राष्ट्रगीत गा लेना और मुंह मीठा लड्डू से कर देना, ये ठीक है? या फिर आज के दिन हर इंसान को संविधान के बारे में कुछ समझाना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए? वो बहुत कम देखा जाता है, क्या कहेंगे आप? मैंने एक बार कहा था कि ये देश आर्थिक महासत्ता बन जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बस्ती है कि दुनिया भारत को अवॉइड नहीं कर सकेगी। मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, मगर ये देश महासत्ता नहीं बनेगा, क्योंकि ये देश के लोगों में एक कैरेक्टर की कमी है। मैंने कहा था कि कोई भी डॉक्टर की हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ रेक रखा है बूट रखने के लिए, चंपल रखने के लिए, फिर भी आप देखोगे कि रास्ते पे ही चंपल छोड़ के अंदर जाते हैं सब। मतलब हमारे यहाँ स्वयं शिस्त नहीं है। देश के लिए मुझे कुछ करना है वो भावना नहीं है। मुझे देश से फायदा ले लेना है सबकी। कोई जितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुँच गया है, होम मिनिस्टर है या बड़ा प्रधान है, वो ही चाहता है कि मैं फायदा ले लूँ। देश के लिए देने वाली जो बात है वो कैरेक्टर हमारे यहाँ कमी है जनता में, और ये कमी जब तक पूरी नहीं होगी, बंधारण में कुछ भी लिखा हो, कानून में कुछ भी लिखा हो, मगर देश इतना ऊंचा उठ नहीं पाएगा। क्योंकि जो कमजोरी है, वो जो कमी है, वो कैरेक्टर की है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, वो बात ये देश में नहीं दिखती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे जीतू भाई पंड्या, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विन मेहता हैं, वडोदरा के डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आज हमने संविधान को लेकर जो चर्चा की है, इतना बड़ा ये ग्रंथ है, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित कोई संविधान है तो वो भारतीय संविधान है, और आज हम उसका 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथ साथ जिस तरह से ये पूरी चर्चा हुई है, इसमें ये कहा गया है कि संविधान बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है
उसका यदि अनुकरण हम ठीक तरह से करेंगे तो ये हमें काफ़ी आगे भी ले जा सकता है। लेकिन उसकी पहली शर्त है कि हम अनुशासन में आए, हमें उसका महत्व समझ पड़े, ना कि हम संविधान का उपयोग करके हम फ़ायदा ले लें, मगर हमें भी इस संविधान को क्या देना, देश को क्या देना, वो हमें भी तय करना पड़ेगा। तभी हम भी आगे बढ़ सकेंगे, हमारा